नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। असम समेत पूर्वोत्तर के कुछ सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशियों और मूल स्थानीय निवासियों की पहचान एक मुश्किल काम है। इन इलाकों में सीमा के दोनों तरफ रहने वालों का रहन सहन, भाषा, खान पान एक जैसा ही है और यही वजह है कि यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय नागरिकता का सवाल दशकों से सुलगता रहा है। यूं तो इस मसले की जड़ें आजादी के साथ ही जुड़ी हैं, लेकिन 70 के दशक में मामले ने काफी हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। इस जो आंदोलन हुआ इसके दौरान उसके कई पक्ष थे। इसके एक तरफ स्थानीय लोगों की भाषा, संस्कृति, रोजगार, मानवाधिकार जैसे मसले थे, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीयता और देशी विदेशी से आगे बढ़कर सांप्रदायिक संघर्ष का खतरा भी। और सबसे बड़ा मसला भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा का सवाल भी था। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार और स्थानीय आंदोलनकारियों के बीच 1985 में एक मसले के हल के लिए एक समझौता हुआ और यह था असम समझौता। यही असम समझौता आजकल फिर से चर्चा में है, जिसकी वजह है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी। असम में एनआरसी का दूसरा और आखिरी मसौदा जारी हुआ, जिसमें 40 लाख लोगों के भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। विपक्षी दल सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो सरकारी पक्ष का कहना है कि एनआरसी दरअसल असम समझौते की आत्मा है और इसी के तहत सारा काम चल रहा है। यह मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि आज भी लाखों अवैध प्रवासी न सिर्फ स्थानीय लोगों के हितों के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में विशेष में आज बात होगी असम समझौते की। जानेंगे क्या था यह समझौता, किन परिस्थितियों में यह हुआ और एनआरसी की जरूरत क्यों पड़ी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। असम ने दशकों तक अवैध घुसपैठियों के दंश को झेला है और अभी कई इलाके इस दंश को झेल भी रहे हैं। शुरुआत में यह समस्या केवल क्षेत्रीय समस्या के तौर पर देखी जा रही थी, जो पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों तक सिमटी थी, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों का मसला एक राष्ट्रीय विषय बन चुका है। आइए सबसे पहले जानते हैं असम में अवैध प्रवासियों का मसला क्या है। एनआरसी की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और इसके लिए हमें 70 के दशक में हुए आंदोलन और उसके बाद के उपजे सामाजिक राजनीतिक माहौल को समझना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं असम में नागरिकता का मसला क्या है और क्यों ये वहां की राजनीति में एक मुद्दा बन गया। असम में बाहरी बनाम असमिया के मसले पर आंदोलनों का दौर काफी पुराना है। 50 के दशक से ही गैर कानूनी रूप से बाहरी लोगों का असम में आना एक राजनीतिक मुद्दा बनने लगा था। औपनिवेशिक काल में बिहार और बंगाल से चाय बागानों में काम करने के लिए बड़ी तादाद में मजदूर असम पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें यहां खाली पड़ी जमीन पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा विभाजन के बाद नए बने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के साथ ही असम में भी बड़ी संख्या में बंगाली लोग आए। तब से ही वहां रह रहकर बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर चिंगारी सुलगती रही। लेकिन 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में मुसलमान बंगालियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई, तो वहां के तकरीबन 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली। बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से ज्यादातर लोग लौट गए, लेकिन तकरीबन 1 लाख लोग वहीं रह गए। 71 के बाद भी कई बांग्लादेशी असम आते रहे। जल्द ही स्थानीय लोगों को यह लगने लगा कि बाहर से आए लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे और इस तरह जनसंख्या में हो रहे इन बदलावों ने असम के मूल वासियों में भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। इस भय ने 1978 के आसपास वहां एक शक्तिशाली आंदोलन को जन्म दिया, जिसका नेतृत्व वहां के युवाओं ने किया। इसी बीच ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने मांग की कि विधानसभा चुनाव कराने से पहले विदेशी घुसपैठियों की समस्या का हल निकाला जाए। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने मांग रखी कि 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस अपने राज्य भेजा जाए या कहीं और बसाया जाए। आंदोलन उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया। उसका ट्रिगर था कि 1979 में एक बाई इलेक्शन हुआ था, मंगलडोई बाई इलेक्शन लोकसभा में। वहाँ 77 पहले हो गया था जनरल इलेक्शन। 2 साल में 77,000 अतिरिक्त आपकी वोटर्स निकले। उसमें ऑब्जेक्शन फाइल किया गया 77,000 के खिलाफ।
उनमें से 37,000 फॉरेनर्स निकले, अवैध निकले, इलीगल माइग्रेंट्स। तो वो एक ट्रिगर था, क्योंकि वैसे ही हर जगह आ ही रहे थे, तो आंदोलन चला कि उनको भेजो। पॉलिटिकली ये एक वोट बैंक था पार्टीज़ का, कांग्रेस का उस टाइम में, तो कांग्रेस उनको इनकरेज करते थे आने के लिए, तो इस वजह से ये आंदोलन करना पड़ा। 1983 के विधानसभा चुनाव का राज्य की बड़ी आबादी ने बहिष्कार किया। इस बीच राज्य में आदिवासी, भाषाई और सांप्रदायिक पहचानों के नाम पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। 1984 के आम चुनाव में राज्य के 14 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव ही नहीं हो पाए। हालांकि ये बहुत हद तक ये पीसफुल मूवमेंट ही चला, लेकिन वायलेंस भी हुआ। और मैं कहूँगा कि आसाम ने भारत में पहली मर्तबा आसाम में वो एथनिक क्लेंजिंग हमने देखा, जब एक विशेष समुदाय के लोगों को बहुत बर्बरतापूर्ण मारा गया जब वो सोए हुए थे, और 1500 से 2000 लोग, उसको नेली कांड भी बोलते हैं, 1983 में। तो एक वायलेंस का माहौल हुआ था, और उसके बाद ये राजीव गांधी सरकार की पहल थी कि कैसे वापस उसको शांति बहाल किया जाए। 1983 की हिंसा के बाद समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। आखिरकार अगस्त 1985 को केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। वो समझौता ऐसा हुआ था कि असम बांग्लादेशी घुसपैठ के बहुत ही भुगत रहे थे असम के लोग, और ऐसा भुगतने की वजह से 6 साल का एक गण आंदोलन चला था, जन आंदोलन चला था, जिसमें 855 लोग शहीद हुए, 855। तो इसके फिर 1979 से चला। 1985 में जाके एक असम अकॉर्ड हुआ था तब की सरकार के साथ, कि जो घुसपैठ आए हैं 25 मार्च 1971 तक, उनको असम के लोग ग्रहण कर लेंगे, वी विल टेक देम एज सिटीजन्स, एंड उनके बाद जो आए हैं उनको आइडेंटिफाई और डिपोर्ट किया जाएगा, बांग्लादेश को वापस भेजा जाएगा। ये राजीव गांधी सरकार की पहल थी कि कैसे वापस उसको शांति बहाल किया जाए, और उसी के तहत उन्होंने डिसाइड किया कि ये कट ऑफ डेट रहेगा मिडनाइट मार्च 24 तक। 1971 मार्च 24 मिडनाइट तक जो आ चुके थे, जो बस चुके थे, उनको लीगल सिटीज़न माना जाएगा, जो उसके बाद आए उनको इलीगल माना जाएगा। आपको और एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ आसाम के लिए ही है ये प्रावधान। बाकी के जो राज्य हैं, बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनके लिए मार्च 1948 कट ऑफ डेट है। इसके बाद इस समझौते के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन किया गया। विधानसभा को भंग करके 1985 में ही चुनाव कराए गए, जिसमें नवगठित असम गण परिषद को बहुमत मिला और पार्टी के युवा नेता और आसू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत मुख्यमंत्री बने। समझौते के बाद राज्य में शांति बहाली तो हुई, लेकिन उस पर असल मायनों में अमल नहीं हो पाया। इस बीच अलग बोडो के लिए आंदोलन और अलग राष्ट्र के लिए उल्फा की भूमिगत सक्रियता से कई हिंसक आंदोलन चलते रहे। 71 और 2011 का जो पॉपुलेशन फिगर्स का इंक्रीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर घुसपैठ, क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो हम लोग नॉर्मली ये मुस्लिम इंक्रीज़ पॉपुलेशन का देखते हैं फिगर्स। तो 71 से 2011 प्रत्येक दशक में 3% इंक्रीज़ इन मुस्लिम पॉपुलेशन हुआ है। 3% मुस्लिम इन इंक्रीज पॉपुलेशन कैन ओनली बी ड्यू टू माइग्रेशन, बिकॉज कहीं भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं हुआ है इतना अभूतपूर्व जो जनसांख्यिक परिवर्तन हुआ है। और ऐसा अभूतपूर्व जनसांख्यिक परिवर्तन हुआ है कि 2040 तक हम लोग जो लोकल लोग हैं, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ के। कई सालों तक मामला ठंडे बस्ते में रहने के बाद 2005 में एक बार फिर आंदोलन तेज हुआ। राज्य में कांग्रेस की असम सरकार ने दबाव में काम तो शुरू किया, लेकिन कार्रवाई बेहद सुस्त रही। इस बीच पूर्वी बंगाल के मूल लोगों को संदिग्ध वोटर होने के आरोप में प्रताड़ित किए जाने की खबरें भी आती रहीं, जिनमें बंगाली हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। आखिरकार 2013 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआरसी के अपडेशन का काम 31 जनवरी 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन एनआरसी अथॉरिटी इस तारीख का अनुपालन नहीं कर पाई। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट सीधे इस प्रक्रिया पर निगाह रखे हुए है।
एनआरसी के ड्राफ्ट के दोनों प्रकाशन दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही सरकार को जारी करने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन तमाम हालातों के बीच असम में नागरिकता का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो गया और असम से निकलकर ये एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। असम की समस्या से निपटने के लिए ही आखिरकार 1985 का असम एकॉर्ड सामने आया, जिसकी अगुवाई राजीव गांधी ने की। हम कह सकते हैं कि असम समझौता एनआरसी की कड़ी से ही निकल कर आया। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि 1985 का ये समझौता दरअसल था क्या, इसमें प्रावधान कौन कौन से थे। असम समझौते की पृष्ठभूमि में असम का आंदोलन जुड़ा है। असम आंदोलन यहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिक, सांस्कृतिक और जातीय पहचान को बचाने और बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का असम में प्रवेश को रोकने को लेकर किया गया आंदोलन था। इसके लिए असम के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। आंदोलन में कई लोगों की जान गई। आखिरकार 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और असम सरकार, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौजूदगी में असम समझौता हुआ। असम समझौता हुआ था 1985 में। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और ये समझौता हुआ था, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें आसाम सरकार भी एक पार्टी थी, लेकिन मुख्य तौर से सेंटर और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और स्टेट ऑफ असम, ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के तहत संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानवीय विचारों सहित समस्याओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया गया। समझौते के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात थी अवैध तरीके से घुस आए विदेशी नागरिकों से असम के लोगों की सुरक्षा और उसे रोकने का उपाय करना। इसके तहत सबसे पहले असम में घुस आए विदेशी नागरिकों की खोज करना और उन्हें वापस भेजना था। इसके लिए 1 जनवरी 1966 को आधार वर्ष माना गया। इसमें प्रावधान किया गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आने वाले उन सभी लोगों को जिनके नाम 1967 के चुनाव रजिस्टर में शामिल हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जनवरी 1966 के बाद से 24 मार्च 1971 के बीच असम में घुस आए विदेशियों की पहचान की जाएगी और उनके साथ फॉरेन एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। तय किया गया कि नियम के खिलाफ असम में रह रहे विदेशियों का नाम चुनाव रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स रूल 1939 के तहत संबंधित जिलों के पंजीकरण अधिकारी के पास खुद को पंजीकृत कराना होगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से असम सरकार को हर तरह की सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी था। समझौते के तहत पहचान की तारीख के बाद से 10 साल की अवधि समाप्त होने पर ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम जिन्हें चुनावी रजिस्टर से हटा दिया गया है, उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। जिन्हें पहले निष्कासित कर दिया गया था लेकिन बाद में वो दोबारा असम में अवैध रूप से घुस आए हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। 25 मार्च 1971 को या उसके बाद से असम आने वाले विदेशियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें बाहर करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार अवैध प्रवासी ट्रिब्यूनल्स द्वारा निर्धारित अधिनियम 1983 को लागू करने में आई कठिनाइयों पर सही तरीके से विचार करेगी। एग्रीमेंट के तहत ये तय किया गया था कि जो भी आसाम में निवासी हैं, जो घुसपैठी बोलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं, जो भी कोई बांग्लादेश या कहीं से भी आया हो, 1971 25 मार्च मतलब मिडनाइट ऑफ 24 मार्च तक जो आ चुके हैं उनको लीगल सिटीजन्स माना जाएगा। जो 25 मार्च 1971 के बाद आसाम आए उनको इलीगल सिटीजन्स माना जाएगा, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाएगा और आसाम अकॉर्ड के तहत उनको बाहर निकाला जाएगा। पूर्व ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठ के लिए आर्टिकल 6 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के 19 जुलाई 1948 तक भारतवर्ष में आने तक उनको सिटीजनशिप दिया जाता है, नागरिकत्व दिया जाता है। लेकिन असम ने हमने जो आंदोलन करके अकॉर्ड किया, हमने 23 साल अतिरिक्त बोझ लिया है घुसपैठ का उनको नागरिकत्व देने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ये एनआरसी में जो अभी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है पोस्ट 71 हो रहा है।
असम समझौते की धारा 6 और 7 में असम की सुरक्षा और आर्थिक विकास की बातें भी की गई हैं। धारा 6 के अनुसार संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के जरिए आर्थिक, भाषाई पहचान और असमिया लोगों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। समझौते की धारा 7 में असम के आर्थिक विकास की बातें कही गई हैं। इसके तहत राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खास जोर देने का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं असम समझौते से निकले निष्कर्षों की। इसके तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार देने का फैसला हुआ। 1971 के बाद असम में आए लोगों को वापस भेजने पर सहमति बनी। 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को नागरिकता और दूसरे अधिकार जरूर दिए गए, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया गया। असम के आर्थिक विकास के लिए पैकेज की भी घोषणा की गई और यहाँ ऑयल रिफाइनरी, पेपर मिल और तकनीक संस्थान स्थापित करने का फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने यह भी फैसला किया कि वो असमिया भाषी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की सुरक्षा के लिए विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय करेगी। इस समझौते के तहत यह तय हुआ कि भविष्य में सिर्फ केंद्र सरकार के अधिकारी ही नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। साथ ही ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद की ओर से अवैध तरीके से जारी भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाने पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह से असम समझौते में दरअसल जो मूल भावना थी वो ये थी कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें निष्कासित किया जाएगा, यानी उन्हें भारतीय नागरिकता से हटा दिया जाएगा, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। और इसी के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी में अपडेशन की बात कही गई। एनआरसी में भारतीय नागरिकों का दरअसल लेखा जोखा दर्ज होता है। 1951 में पहली बार इसे और आखिरी बार तैयार किया गया था, लेकिन इसके बाद लंबे वक्त तक इसे अपडेट नहीं किया गया। असम में एनआरसी का जो दूसरा ताज़ा मसौदा जारी किया गया है, इसी के आसपास ये सारा मसला घूम रहा है। ऐसे में हम एनआरसी का पूरा इतिहास भी समझ लेते हैं। 1947 में मुल्क जब आज़ाद हुआ तो सरकार को नागरिकों की पहचान की ज़रूरत महसूस हुई। आज़ाद भारत में 1951 में पहली जनगणना हुई तो इसमें गांव-गांव जाकर हर एक व्यक्ति के बारे में बुनियादी जानकारी जुटाई गई, जिसके आधार पर उनकी नागरिकता की पहचान हुई। इसके लिए ही एनआरसी बनाया गया। इन आंकड़ों को डिप्टी कमिश्नर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में रखा जाता था, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 1960 के दशक में एनआरसी के सारे आंकड़े पुलिस को सौंप दिए गए। इसके बाद कभी एनआरसी अपडेट नहीं किया गया। लेकिन असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जब बढ़ने लगा तो नागरिकों की पहचान की जरूरत पड़ने लगी। जब देश का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में, उस टाइम दो हिस्सों में पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान, और जो आज का बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। उसको पहले पार्टीशन से पहले उसे ईस्ट बंगाल बोला जाता था, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान क्योंकि सटा हुआ है असम से, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट से, तो और आना जाना काफ़ी लगा रहता था लोगों का, तो उसीलिए एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न एनआरसी 1951 में अपडेटेड था। उसके बाद कभी अपडेट हुआ ही नहीं था। 1951 में जिन लोगों के नाम एनआरसी में थे उनकी संतानों के नाम इसमें खुद ब खुद शामिल किए जाने की व्यवस्था रखी गई। फिलहाल 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक जो लोग असम या फिर भारत आए उनको भी एनआरसी में जगह दिए जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इसके लिए उन्हें दस्तावेज दिखाना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए थे। इस दस्तावेज को लीगेसी डेटा कहा जाता है। असम में जब एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लीगेसी डेटा में नाम ढूंढना सबके लिए जरूरी हो गया। एनआरसी में नाम शामिल कराने के लिए दो चीजें साबित करनी जरूरी रखी गई। पहला, 24 मार्च 1971 से पहले भारत आने को साबित करना, और अगर किसी के पूर्वज इससे पहले भारत आए तो उनके साथ खुद के संबंध का साक्ष्य मुहैया कराना। 1971 के ज्यादातर दस्तावेज पुराने पड़ चुके हैं, लिहाजा अगर लीगेसी डेटा में किसी को अपना नाम नहीं मिला तो इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए। सरकार ने इसे कंप्यूटराइज्ड किया, लेकिन अगर उसमें भी किसी का नाम नहीं मिल रहा तो 24 मार्च 1971 से पहले की मतदाता सूची, जमीन के कागजात, नागरिकता प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, LIC पॉलिसी,
सरकार की तरफ से जारी कोई लाइसेंस या प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी के दस्तावेज, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट और अदालत के दस्तावेजों को एनआरसी के लिए मान्य करार कर दिया गया। अगर आप आंकड़ा देखें, ये यूपीए सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने खुद 2004 में 14 जुलाई 2004 में संसद में तथ्य दिया था कि एज ऑफ 31 दिसंबर 2001 देयर वर 50 लाख बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स इन असम, which is 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स इन इंडिया। किरेन रिजिजू अभी जो गृह राज्य मंत्री है, 16 नवंबर 2016 में संसद में उसने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी भारतवर्ष में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ है। आसाम का ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन अगर हम 40% का मार्कअप ले लें जो पहले लिया था तो वो 80 लाख हो जाता है। सो 50 lakhs was 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन 2001 एंड माइंड यू ये 1971 के बाद आने वाले। हमने तो 23 साल का तो ले ही लिया पहले, 1971 के बाद लेने के लिए हमने वो 20% था 2001 में, अभी 25% है जो 80 लाख है, 25% ऑफ 3.2 करोड़ पॉपुलेशन, इतना संख्या है। इस बीच नागरिकता की पहचान के लिए हमें एक और कानून का जिक्र करना होगा जिसने एनआरसी अपडेशन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। असम समझौते के तहत अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भिजवाने के लिए 1983 में अवैध प्रवासी पहचान कानून बना, जिसे IMDT के नाम से जाना जाता है। यह कानून सिर्फ असम में लागू किया गया। हालांकि यह कानून काफी विवादास्पद रहा। आरोप लगे कि इस कानून से घुसपैठियों को ही मदद मिली है, क्योंकि इसमें शिकायतकर्ता को यह साबित करना होता था कि आरोपी व्यक्ति अवैध घुसपैठिया है। आरोपी व्यक्ति को अपने भारतीय होने के प्रमाण एक तरह से नहीं देने होते थे। इसी का वादा किया था कि जो आएंगे वो आइडेंटिफाई और डिपोर्ट होंगे, लेकिन साथ साथ ऐसा ही हुआ। मैं आपको बता दूं कि एक इनैक्टमेंट लाया, इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्शन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट, IMDT एक्ट, जो सिर्फ असम के लिए लागू था। उसमें यह था कि कोई जो विदेशी हो उसको लीगल प्रक्रिया में अगर किसी को कोई कंप्लेन करे, प्रूफ कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा। मतलब कोई, आप देखो कोई लंदन से आया आदमी, आप देख रहे हो गोरा चिट्ठा अलग अलग देखने में बिल्कुल भारतवासी नहीं लग रहा, लेकिन वो अगर कहे कि मैं भारतवासी हूँ, अगर मुझे उनको डिस्प्रूव करने के लिए प्रूफ देना पड़ेगा तो ये तो एक असंभव बात है। तो उस आइन के तहत ऐसा एक सिचुएशन कर दिया था। इस कानून के तहत 3,10,759 मामलों की जांच हुई, जिनमें से सिर्फ 10,015 लोगों को ही अवैध प्रवासी घोषित किया गया और साल 2000 तक इसमें से भी सिर्फ 1,481 लोगों को ही देश से बाहर निकाला जा सका। यही वजह है कि इस कानून का विरोध असम में शुरू हो गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इस कानून को असंवैधानिक कहते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस कानून को भारत में गुपचुप घुसपैठ कराने को बढ़ावा देने वाला बताया। कोर्ट ने सरकार को विदेशी कानून के आधार पर विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया। हालांकि तत्कालीन यूपीए सरकार ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल फॉर असम ऑर्डर 2006 बनाकर केवल असम राज्य के लिए अधिसूचना जारी करते हुए फिर से कुछ पुरानी प्रक्रियाओं को अपनाने की कोशिश की। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी 2006 में निरस्त कर दिया। जैसे वो जो NRC के जो सिटीजनशिप अपडेट करने की जो टीम घर में जाती थी, तो उनको जब उनको अटैक किया गया तो उसके बाद बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट अ स्टॉप, दे पुट अ पॉज। Then an NGO called Assam Works, Assam Public Works, एक NGO है, उन्होंने they challenged it in Supreme Court। और ये जो आप देख रहे हैं, ये from time to time Supreme Court इस केस को सुनते जा रहे हैं और डायरेक्शंस देते जा रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में NRC अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए प्रदेश में 2500 NRC सेवा केंद्र बनाए गए। एक सेवा केंद्र में औसतन 10 गाँवों को शामिल किया गया। 27 फरवरी 2015 से लेकर 31 अगस्त 2015 के बीच तमाम दस्तावेजों को खंगालने के बाद लीगेसी डेटा का प्रकाशन किया गया। इसी दौरान लोगों से आवेदन पत्र भरवाए गए। 31 अगस्त 2015 को आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख थी। 1 सितंबर 2015 से इन आवेदन पत्रों की जांच शुरू हुई। इसके बाद 31 दिसंबर 2017 की मध्य रात को NRC का पहला मसौदा जारी किया गया। तब 1.9 करोड़ लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए थे, जबकि पहले ड्राफ्ट में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद NRC का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट
30 जुलाई 2018 को जारी किया गया। इसमें 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,83,667 को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया, जबकि यहां रह रहे करीब 40 लाख लोगों के नाम इस सूची में नहीं हैं। हालांकि रजिस्ट्रार जनरल शैलेश के मुताबिक ये केवल मसौदा है, फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है वो अपनी आपत्ति और दावा दर्ज कर सकते हैं। ये जो एक लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट में नहीं आए हैं उनको फिर एक मौका दिया जाएगा 28 सितंबर को अपना एप्लीकेशन डाल के वो ऑब्जेक्शंस वगैरह वो डाल सकते हैं। एक दूसरा, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट निकलेगा वो भी फिर अपने आप में वो विदेशी नहीं होंगे। विदेशी घोषित करने के लिए इनका केस अलग से जाएगा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाके अलग से जाके फिर ये एजुडिकेशन होगा। जैसे कि अगर 38 लाख निकले फाइनल लिस्ट में, उनमें से फिर 38 लाख केसेस होंगे व्यक्तिगत हर ट्राइब्यूनल में। 100 ट्राइब्यूनल में आपको एक 38,000 केसेस होंगे। देयर आर 100 कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब्यूनल्स। तो ये मतलब, और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हो। तो ये लंबा चौड़ा प्रक्रिया है। वो लोग इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं जो मतलब लोग जो कह रहे हैं कि कोई भगाया जा रहा है, कहीं नहीं जा रहे, उससे सुरक्षित हो चुके हैं। भुगत रहे हैं हम जो जाति जनगोष्ठी है, हम जो ओरिजिनल इंडिजिनस लोग हैं। उन तमाम लोगों के दावों और आपत्तियों को सरकार सुनेगी और इसके बाद उन दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और इसके बाद ही फाइनल एनआरसी जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, और आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर देखना ना भूलें, जहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।